हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आरो भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव और हम लोग बात करें तो एमसीक्यू की यहाँ से बहुत ही कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी सेशन जुड़ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस सेशन के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। तो श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है। देखो, भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म से इनका मोह भंग हो गया था। तो 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपनाया, क्या कारण था। तो सबसे बड़ा कारण यही था, जो इन्होंने यह भाषण तैयार किया था वह 1936 अर्थात 1936 में तैयार किया गया था। किस नाम से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से तैयार किया था, जो इन्हें जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में इन्होंने तैयार किया था। किसी कारणवश भाषण तो अध्यक्षीय भाषण के रूप में इन्होंने, वो सम्मेलन स्थगित हो जाने के कारण नहीं पढ़ सके। फिर इन्होंने क्या किया, उसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवा दिया। तो यहाँ पहला पाठ है जिसे लल्लई सिंह यादव ने अनुवाद किया था, उसका पहला पाठ हम लोग पढ़ते हैं इस सेशन में। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। लल्लई सिंह यादव ने अनुवाद किया था और किस नाम से, जाति भेद के उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद के नाम से, और 2 भागों में उच्छेद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। देखो, यह विडंबना की बात है, यानी विडंबना यानी बहुत ही दुख की बात है कि इस दुख में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। यानी आज भी लोग कहते हैं ना, तुम मीणा हो, तुम जाट हो, तुम गुजर हो, तुम चमार हो। तो आज ही बहुत ज्यादा जातिवाद फैला हुआ है भारत देश में। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। यानी कि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप मानते हैं जाति प्रथा को। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि श्रम विभाजन यानी कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, यानी मेहनत भी कैसे करें, अपने जाति के अकॉर्डिंग। कहा जाता है ना, बच्चा जब भी पेट में होता है तब भी उसका व्यवसाय तय कर दिया जाता है कि लड़की होगी तो ये कार्य हो करेगी और लड़का होगा तो ये कार्य करेगा। चाहे उस बच्चे या बच्ची की उस कार्य में इच्छा है ही नहीं, या उसका दिलचस्पी है नहीं उसकी, चाहे उसका ज्ञान ही नहीं है उसे, फिर भी वह उसी कार्य को करना उसे पड़ जाता है, जिसके कारण वो भूखों में मरता है, पूरी जिंदगी तड़पता ही रहता है। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म से इनका मोहभंग हो गया था। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यानी कि मजदूरों का रूप भी लिए हुए हैं। इसी कारण मजदूरों का भी विभाजन हो रहा है। इसी कारणवश से श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कहते हैं ना, ऊंच नीच जिसे कहते हैं, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति। तो कहा जाता है निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है उसे हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, इन लोग उसे मान सम्मान नहीं करते हैं और उसे मन में आए जब भी पीट कूट कर देते हैं और बहुत कुछ बातें भी कर लेते हैं, गालियां वगैरह भी उन्हें बकी जाती थी। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बात तो सही है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मानते हैं तो यह गलत है, भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है, लेकिन लोग इसके ऊपर सहमत नहीं थे और फिर भी वो अपने बच्चों को वही कार्य करने देते जो स्वयं कार्य कर रहे हैं अपनी जाति के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन केवल बच्चों की रुचि पर आधारित है, व्यक्ति की रुचि पर आधारित है, लेकिन ऐसा लोग नहीं मानते थे। कुशल व्यक्ति या
सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। बात तो सही है कि हमें कुछ ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत अपनाने चाहिए या ऐसी एक भाईचारा अपनाना चाहिए कि हम स्वयं अपने कार्य का चुनाव कर सके, जिसमें हमारी दिलचस्पी है वही हम लोग कार्य कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बताए ना, भी बच्चा गर्भ में है, पेट में ही है, बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है तो पहले पेशा निर्धारित कर दिया, उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है कि लड़का होगा तो ये कार्य करेगा वो, और लड़की होगी तो ये कार्य करेगा। ये क्या है? गलत है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, यानी एक व्यवसाय में बांध भी देती है। चाहे वो भूखा ही मरता रहे फिर भी वह अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। जाति प्रथा भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। बात तो सही है, यानी कोई व्यवसाय हमने किया, उसमें किसी कारणवश नुकसान हो गया तो हम लोग व्यवसाय बदल सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा के कारण पहले ऐसा नहीं होता। नुकसान हो गया तो हो गया, उसी कार्य में फिर भी ठुसे रहो, भूखों मर जाओ, बच्चों को भूखों मरने दो, बस कुछ भी नहीं है। तो यही इसी कारण अंबेडकर जी का हिंदू धर्म से मोहभंग हो गया था, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। देख लो, अब आप लोग इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, लेख ही इसका आधार है। यानी कि कहते हैं ना कि ये पहले से लिखा है, जब आपका जन्म है तो भगवान ने लिख दिया था कि आपकी जाति ये है तो आपको यही कार्य करना होगा और इसके अलावा कोई कार्य करना नहीं होगा। और भी कहाँ का ये न्याय है कि जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि नहीं है, उसको पसंद नहीं है, उसको वह कार्य आता ही नहीं, उसका नॉलेज ही नहीं है उसको, फिर वो कार्य क्यों करे। लेकिन क्या करें, जाति प्रथा है तो पैसा वही करना पड़ेगा चाहे हम लोग मर जाएं जान से। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी कि मजबूरी है प्यारे। और क्या कह रहे हैं, माता पिता ने कह दिया कि कुएं में कूदना है, तुझे यही कार्य करना है, भूखों मर जाना। फिर कहते हैं ना आजकल नहीं कार्य करते हैं तो फिर कहते तुम अपनी मनमानी करने लगे। पुरानी बहुत सारी बातें थी पहले। अब अंबेडकर जी उन सभी जितनी भी दुर्गति, जितनी भी ये समस्याएं थी ना, इन सभी को वो दूर करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, उनके हाथ में कुछ तो था कुछ नहीं था। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है और यही लेख 1936 में जाति पाति तोड़म लाहौर में अध्यक्ष भाषण में वो पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ सके, क्योंकि ऐसा पढ़ेंगे तो जातिवाद फिर फैलेगा, फिर लोग आंदोलन करेंगे, फिर एक दूसरे को मारेंगे, तो जिस कारण से उन्हें सहमति प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता, न हो न दिमाग, और कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। बात तो सही है, किसी भी कार्य करो मन से करो, दिल से करो यार, ईमानदारी से करो ना। कोई भी कार्य, पढ़ाई, उसके अलावा और भी कोई काम है, दिल से करना यार। कोई भी काम करना है तो मन से करो ना, आगे होगा जो देखा जाएगा। आज हमारे पास इस शब्द के अलावा, इस शब्द के साथ यदि मैं ये हो और जोड़ देता हूं तो बेटा सोने पे सुहागा है, ध्यान रखना। कर्म करते रहो, धैर्य रखते रहो, एक दिन है ना उस कर्म का और उस धैर्य का ब्याज सहित आपको
मतलब पैसा मिलता है या नौकरी या एक ही स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ में यदि ईमानदारी और जोड़ दूं तो बेटा फिर तो आप पता नहीं किस जगह पहुंच जाओगे, कौन से लेवल पे आप लोग पहुंच जाए, कितने अच्छे इंसान, कितने समझदार, मतलब लोग आपको मान सम्मान करेंगे, मैं नहीं कह सकता, बहुत अच्छे इंसान बनोगे आप लोग। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। हानिकारक नहीं, मतलब सब कुछ है, ये नुकसानदायक सब कुछ है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वभावगत प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। बात तो सही है, मुझे पता है मुझे पढ़ाना नहीं आता, फिर भी कह रहे नहीं मैं पढ़ाया हूं, हमारा पूरा परिवार पढ़ाया है, तुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे भाई कहाँ का नियम है ये? मुझे रुचि खेल में है तो खेलना, आपको तो वही करना है। आपकी रुचि पढ़ने में नहीं है तो मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो कि शिक्षित हो जाओ, आगे तक पढ़ लो, अपने बच्चों को भी पढ़ा सको आप लोग अच्छे से। खेल में तो खेलो, कोई भी खेलो, एक्स वाई जेड, पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ो ना, मन लगा के पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट हो जिससे आप एमए बीटेक कुछ भी करते हो ना, एक सब्जेक्ट का ज्ञान तो आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक का होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, इतना कि आप लोग 200 में से 195 नंबर प्राप्त कर सको, इतना तो होना ही चाहिए अपने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको कोड पता ही आपको यूज करना है। यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं, फराटेदार अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बोलना, तो आप लोग कोड यूज करें Y323, तो आप लोग पावरफुल स्पोकन इंग्लिश में आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब देखिए, आप लोग CVT 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड यूज करना होगा Y551, ध्यान रखना कोड, CVT के लिए Y551 कोड यूज करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना होगा। और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोड यूज करना होगा Y323, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो CVT के लिए Y551। अब आप लोगों को PYQ चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए, आपको PDF चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरे भाई डाउनलोड नाउ अड्डा 24/7 ऐप, कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, फ्री में डाउनलोड होता है और फ्री में सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिए, समझदार हैं आप लोग, अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक दीजिए, बजा करके कमेंट लिख दीजिए मजेदार, और ईमानदारी से पढ़ते रहिए और अब की बार 100 में से 100 नंबर लेकर आना है हिंदी विषय। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का दूसरा पार्ट है, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक कौन है? जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो किसी ने पूछा कि बाबा साहब आपके अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा वह समाज जिसमें समानता या समता एक ही बात है, स्वतंत्रता, भ्रातृता, जिसे हम कह सकते हैं भाईचारा, ये तीनों तत्व जिस समाज में मौजूद हैं वही समाज एक आदर्श समाज होगा मेरी नजरों में। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन नहीं चाहता कि सभी को समान रूप से अधिकार मिले? कौन नहीं चाहता? ऐसा तो नहीं है कि मैं जो कार्य कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जातिवाद फैला हुआ है भाई। अधिकार सभी को समान रूप से है। दूसरी बात स्वतंत्रता, अरे मेरा देश स्वतंत्र हो चुका है, 1947 में स्वतंत्र हो चुका था, तो जब आप स्वतंत्र, मेरा देश स्वतंत्र होता, मैं भारतवासी हूं, कहा जाता है मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा, तो मैं क्यों स्वतंत्र क्यों नहीं हूं भाई? भाईचारा, भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है भाई, आप किसी भी डोर को पकड़ लो ना तो आप उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। कोई भी डोर पकड़ लीजिए आप लोग, कोई भी लक्ष्य ले लीजिए आप लोग, अवश्य प्राप्त हो जाएगा वो लक्ष्य। तो पढ़ लेते हैं क्या है मेरी कल्पना का आदर्श समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की निरस गाथा को सुनते सुनते
सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। ऊबना यानी कि इन्होंने कहा कि मैं श्रम विभाजन जाति प्रथा की बार बार बात कर रहा हूँ, आप लोग ऊब गए होंगे कि ये क्या कह रहा है यार, बस शांत हो जाओ खूब। तो मैं आपको कुछ एक निरस यानी जिसमें कोई रस नहीं है, देखो निर्धन रस यानी जिसमें कोई रस नहीं है, यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में एक आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि आप ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा और वही एक आदर्श समाज कहलाएगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे से किससे क्या कोई आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र देखो दोनों चीज समझेंगे, जैसे कि दूध में हम लोग पानी मिला देते हैं, हमें पता नहीं होता, वो बात अलग है कि आजकल विज्ञान इतनी तरक्की कर लिए, दूध कितना पानी कितना हम लोग बता सकते हैं, लेकिन हमें देखे दूध में पानी मिला दिया जाए तो पता नहीं कर सकते कितना दूध है कितना पानी है। ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए और उसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। देखो क्या होता है लोक यानी क्या होता है? संसार। लोक यानी क्या होता है? संसार, संसार आमजन लोग। तंत्र यानी शासन होता है, यानी कि लोगों द्वारा शासन करना। बात तो सही है भी, जब लोग शासन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर समाज में, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, भी एक तरीका है, एक ढंग है, रीति ढंग तरीका तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? किसी को हो सकती है क्या आपत्ति? नहीं हो सकती। गमनागमन, गमनागमन क्या होता है? गमन तथा आगमन, गमन तथा आगमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं करे, सभी को समान रूप स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिसे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? आजीविका के साधन सभी को प्राप्त होने चाहिए। कोई हथियार भी अपनी सुरक्षा के लिए रखना है तो रख सकते हैं आप, ऐसी सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है। आप कहीं पर भी जाकर कोई भी कार्य कर सकते हैं, सभी को समान रूप से अधिकार है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। भाई ऐसा नहीं है कि एक गुलामी एक कानूनी नियम है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई भी अपनी आजीविका कोई भी कार्य कर सकते हैं, व्यवसाय बदल सकते हैं, सब जाति प्रथा कुछ भी नहीं है, सबको हटा दीजिए। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। नहीं भाई, आप अपने स्वतंत्र हो भाई, अपने दिमाग के अनुसार सुनो, दिमाग के अनुसार कार्य करो, दिल में जो कहता है वो कार्य करो ना। किसी क्यों सुनते हो? आप लोग समझदार हो यार, आप लोग 12th क्लास में हो गए हो। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। मेरी रुचि नहीं है, फिर मुझे वही कार्य करना पड़ा है, वही पेशा करना पड़ा है, वही व्यवसाय करना पड़ा है, फिर ये कौन सी स्वतंत्रता होगी? ये कौन सी फिर गुलामी है? ये तो एक तरह गुलामी जंजीरों में जकड़ा हुआ पहले से ही। तो ऐसा नहीं होना
चाहिए। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, समान रूप से सभी को समता यानी समानता, सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी समता एंड समानता शब्द ही विवाद का विषय रहा था। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। बात तो से सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, तर्क में वजन है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन दोनों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इस पर नियंत्रण होता है। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है मेरे अनुसार। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान परिवर्तन के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखना। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर कि उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है, अलग व्यवहार उचित है? नहीं होना चाहिए। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। बता रहा हूं बार बार, किसी की पहले से ही यानी कि किसी माता पिता उच्च पद पर है तो जरूरी नहीं उसी को सभी अधिकार मिले, ये तो फिर पूर्ण निष्पक्ष नहीं हुआ, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। संपन्न है फिर उसके पक्ष में आप निर्णय दे रहे हो। अतः न्याय का तगाजा यह है कि यहाँ जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ समान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उनको बच्चे में कोई भेद नहीं करना चाहिए और जो अधिकार उनको वही अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए और स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अभी इसका और भी आधार उपलब्ध है। और क्या है? एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। बात तो सही है, एक राजनीतिक पुरुष है, क्या वो सभी व्यक्तियों के व्यवहार को जानता है? नहीं, लेकिन फिर भी वह सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त करवाता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक व्यक्ति के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित अलग अलग व्यवहार कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न यानी कि अलग व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों कि एक राजनीतिक पुरुष को किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं होती, 2-4 की जानकारी ले ले, इतना समय नहीं एक बारे में जाने, एक व्यक्ति के बारे में जाने, लेकिन फिर भी वह समान रूप से सभी को खुश रखने की कोशिश करता है और रखता भी है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी को भी ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखा जाए, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभवता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार एकमात्र कसौटी भी है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा मेरी कल्पना का आदर्श समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। शायद इन्होंने जो भी लिखा है पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को Y323 कोड यूज करना है। उससे पहले हम लोग यह भी जाने, कुछ दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। अंबेडकर जी की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और इस विषय में गांधी जी
के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए, यानी उसको आप पढ़ लीजिएगा जो ललित सिंह यादव ने अनुवाद किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी गांधी जी ने ही कैसे आदर्श समाज की कल्पना की, उसे भी आप लोग पढ़े, हिंद स्वराज स्वराज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कोड यूज करना आपको Y323। आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हो बोलना तो आप लोग अंग्रेजी अच्छे से फर्राटेदार सीख सकते हैं, तो आपको कोड यूज करना है Y323। अब यदि आप लोग CUET 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आपको Y551 कोड यूज करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है। और प्यारे बच्चों, 12th में हो तो CUET की अवश्य तैयारी करोगे और 2023 में CUET में अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, एक अच्छी कॉलेज प्राप्त होगी। अच्छी कॉलेज प्राप्त होगी तो हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना Y551, ध्यान रखना Y551 कोड यूज करना है CUET के लिए। 12th क्लास के लिए यूज करना है आपको Y323 कोड यूज करना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, MCQ चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब आपको PDF कहाँ से मिलेगी? अड्डा 24/7 ऐप से मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। सेशन अच्छा लगा है ना तो कमेंट अवश्य करें और लाइक भी कर दीजिएगा यदि समझ में आ गया हो तो आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित जो भाषण था जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था, जिसका अनुवाद ललित सिंह यादव ने जाति भेद के उच्छेद के नाम से 2 प्रकरणों में विभाजित कर दिया था हिंदी अनुवाद के रूप में। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं 2 प्रकरणों से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? हमारा अंतिम चैप्टर आरो भाग 2 पुस्तक का अंतिम 18 चैप्टर जो था श्रम विभाजन जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज से संबंधित हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव ध्यान रखना 40 नंबर के आएंगे हमारे एग्जाम में, और MCQ हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इस सेशन में नहीं करेंगे। तो और इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा था? निर्माता भी कहा जाता है अंबेडकर जी को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्वागत कर दो यार, जल्दी से। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है? यानी देखो, श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे यानी कहने का तात्पर्य क्या है? बाबा साहब ने बताया था कि बच्चा या बच्ची जब पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तभी उसके व्यवसाय, उसके पैसा को तय कर दिया जाता है, वो गलत है। चाहे उस बच्चे या बच्ची की उस पैसे में रुचि है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे वही कार्य करना पड़ रहा है, ये तो गलत है। तो इसीलिए उन्होंने यह नहीं माना। तो क्या क्या कारण बताए देख लीजिएगा। नंबर 1 है श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है, यानी कि भी कोई भी कार्य कर रहे हो आप लोग, आपका कोई भी व्यवसाय है, उसमें कम से कम रुचि तो होनी चाहिए, दिलचस्पी तो होनी चाहिए ना। आधारित नहीं होता है और साथ ही व्यक्ति की क्षमताओं की उपेक्षा भी की जाती है। नंबर 2, मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, इसलिए उसे अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आजादी नहीं होती, इसलिए मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती है। संकट में भी व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, जिससे कभी कभी भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है, इसलिए उन्होंने यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यानी कि इस प्रकार यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि एक बात बताओ मुझे, आपको खेलने में आपकी रुचि है, पढ़ने में नहीं है, फिर भी पिताजी कह रहे नहीं तू तो पढ़ पढ़ पढ़, यार मेरी लाइफ है, मेरी रुचि किसमें, वो ध्यान रखना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ईमानदारी से पढ़ते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी, यानी कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण है, कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? आज इतनी नहीं है, पहले बहुत ज्यादा थी। आज जातिवाद तो कुछ है, कुछ नालायक जो लोग होते हैं उनमें है कि ये मीना ये जादव, ये हीर, ये चमार, ये मतलब बहुत सारी जातियां हैं ना, कहते हैं कि तुम इसके पास क्यों बैठे, ये तो मीना है, जाति है, मतलब
यादव है, सैनी है, समाज है, मतलब कुछ भी यार XYZ बहुत सारे जातियां होती है, आप लोगों को पता होगा। तो आज भी ऐसे बहुत ही कुपात्र लोग हैं यहाँ पे। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगार भुखमरी का कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय या पेशे में भी बांध देती है। उसे व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, चाहे वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो, चाहे उस व्यवसाय के कारण वह भूखों मर जाए। किसी भी समय की हम बात करें तो यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है और उसे बदलना भी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा प्यार बच्चों, यदि किसी कारणवश कोई व्यवसाय आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर ली फिर व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कुछ भी करो, किसी कारणवश भगवान ऐसा ना करे आपके साथ, किसी कारणवश यदि कुछ हानि हो भी जाती है ना, तो धैर्य रखना है, कोई दूसरा व्यापार करना है, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को व्यवसाय न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखमरी व बेरोजगारी बढ़ती है और बढ़ भी रही है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार पेशा बदलने की अनुमति है। वह अपनी आजीविका के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, उसमें कोई जाति आड़े नहीं आएगी। भारत देश में सरकारी कानून, समाज सुधार, शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमजोर हुए हैं, पेशे संबंधी बंधन समाप्त हो गए हैं। यदि व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। आर्टिकल्स 27 है, मुझे तो कंफर्म थोड़ा ध्यान नहीं है, आप थोड़ा देखना, लिखा हुआ है आजीविका के लिए व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। यह सब आज वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सबसे बड़ा कारण मैं मानूं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं जातिवाद को बहुत दूर कर दूंगा, इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा, और इन्होंने किया भी है अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, लगन के अनुसार। नंबर 3 है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता यानी गुलामी। भी व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने व्यवसाय बदलने की। भारत सरकार द्वारा जो भी किसी व्यक्ति को जो जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही, वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता का हक है भाई। तो यही इन्होंने एक व्यापक परिभाषा दी है। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आजादी नहीं है। उसे दास्ता में दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे अपनी रुचि के विरुद्ध पैतृक व्यवसाय को अपनाने पड़ते हैं। तो पैतृक व्यवसाय अच्छा है तो अपना लेना, अच्छा है, आपकी रुचि है तो अपनाना जरूर, आगे बढ़ाना उसे मन से, लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से। आलस से नहीं आनी चाहिए कभी लाइफ में, और नहीं है तो मत करना, अपने अनुसार कोई भी कार्य करना। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? यानी कि समता यानी समानता, सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। क्या कारण है? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभी समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। अंतिम और तीसरी है जिस पर हमारे प्रयत्न होते हैं, हमारी मेहनत होती है, जिस पर हम लोग अपनी मेहनत को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है।
अम्बेडकर जी का मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज में बिना किसी भेदभाव के अपनी आजीविका के सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। राजनेताओं को भी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता का सिद्धांत ही समता का प्रतिरूप है। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य सीधा सा एक ही है कि अपने मन के अनुसार अपना पेशा तैयार करना चाहिए इंसान को, और अपने प्रयत्नों को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सही में आम्बेडकर ने भावनात्मक क्षमताओं की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। जातिवाद को उन्मूलन यानी उखाड़ फेंकना, समाप्त कर देना, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत है? यानी कि मानवीय दृष्टि, जातिवाद का उन्मूलन, बात से उन्मूलन क्या होता है? समाप्त करना, समाप्त करना यानी उखाड़ कर फेंक देना, उसे उखाड़ कर फेंक देना, फेंक देना। और जातिवाद को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। आज वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति जातिवाद करता है ना, यानी कि जाति, मीना, चमार, भंगी ऐसे कुछ करता है ना, सैनिक, गुर्जर, ऐसे यादव, कोई भी करता है ना, उससे दोस्ती मत करो। आप उसे समझाओ एक बार, नहीं समझे तो दो चार लगा दो उसे। हम आम्बेडकर जी की इस बात से पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक क्षमत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। किसी भी समाज में भावनात्मक क्षमत्व तभी आ सकता है जब समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से बिना भेदभाव के भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। उनके अनुसार समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समता आवश्यक तत्व है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि कुछ व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित लिए पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति के पिताजी हैं, मान लो एमएलए हैं, पार्षद, यानी कोई भी हो, मान लो XYZ बड़े उच्च पद पर है, तो उनका कार्य बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन निम्न वर्ग का नहीं हो पाता है। तो वह एक स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती, एक निष्पक्ष निर्णय नहीं है, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। क्योंकि जिनको पहले से सुविधाएं प्राप्त है उनका फिर आप लोग साथ दे रहे हैं, भारत सरकार साथ दे रही है, तो फिर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं हुई, निष्पक्ष निर्णय नहीं हुआ। आम्बेडकर जी कहते हैं कि मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए एक गांव की पाठशाला, यहाँ के कॉन्वेंट या शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सही मूल्यांकन तभी होगा जब जातिवाद का उन्मूलन होगा। जातिवाद को तोड़कर फेंक देंगे, फिर सभी को समान भौतिक सुविधाएं मिले, और उसके पश्चात जो भी श्रेष्ठ हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हो। यानी कि गरीब हो, अमीर हो, हमें यह सब नहीं देखना है। हमें देखना है तो क्या देखना है? हमें सिर्फ देखना है उसकी योग्यता। जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मेहनत करेगा, अच्छे लगन से मेहनत की है, उसे उस पद का हकदार माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पिताजी तो एमएलए हैं या कोई सांसद है, XYZ कोई भी उच्च पद पे हैं, तो ऐसा नहीं, वही हकदार नहीं होना चाहिए, योग्यता वाला हकदार होना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। यानी भ्रातृता यानी होता है भाईचारा, भाईचारा अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? यानी कि यार एक बात बताओ मुझे, भ्रातृता होता है भाईचारा है, और भाईचारा किस होता है? क्या भाइयों से मिलने से, लड़कों लड़कों से मिलने से? क्यों, लड़कियों के नहीं मिलने से होता है क्या? अरे भाईचारा पूर्ण तभी होगा जब लड़के लड़कियां एक साथ होंगे। परिवार में माता पिता, लड़का लड़की दोनों होते हैं तो ही एक पूर्ण परिवार होता है। वैसे तो सम्मिलित करो ना उसे, कहां डर है भाई? किसको आपत्ति है? मुझे तो आपत्ति नहीं है। चाहे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसको आपत्ति है वो नालायक है, सीधी सी बात है। आम्बेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। उन्होंने भ्रातृता के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि भ्रातृता से उसका अभिप्राय भाईचारे से है। उनके अनुसार भ्रातृता की भावना अथवा विश्व बंधुत्व की भावना से है। जब यह भावना किसी लिंग विशेष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की है ही नहीं, तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, क्योंकि भाईचारे समाज में बहुविधि हितों
में सभी का समान रूप से सम्मिलित होते हैं। अरे सभी का भला हो ऐसा नियम बनाओ भाई, ऐसे स्वतंत्रता हो सभी का जिसमें भला हो, एक दूसरे के हितों के लिए, एक दूसरे के भलों के लिए सभी को तत्पर खड़े रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो कार्य लड़के कर सकते वो लड़के नहीं कर सकते। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो, किसी भी शहर में आप किसी कंपनी में चले जाओ, लड़कियां आगे हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्रियां शामिल होनी चाहिए भाईचारे में। इस भाईचारे शब्द में सभी का समान रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम निहित होता है। ऐसे ही किसी स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना को प्रकट करता है। इसलिए हम इस भाईचारे शब्द से पूरी तरह सहमत हैं और हमें और साथ इसमें स्त्री को सम्मिलित करने से भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। मैं तो हूँ, आप हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो भ्रातृता भाईचारा हमारा बहुत दूर तक जाएगा और फिर हमारा देश फिर स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र तो है, कहा जाता है ना कि मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। क्यों? सभी को समान रूप से, सभी को अधिकार है भाई, कोई भी कार्य वह कर सकता है, सभी को स्वतंत्रता भी समान रूप से है और भाईचारा सभी में है ही, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कोड दिख रहा है Y323, कहाँ यूज करना है आप लोग? यदि अंग्रेजी आपको बोलना नहीं आता है, आपको फर्राटेदार अंग्रेजी सीखनी है, तो आप लोगों को कोड मात्र यूज करना है, Y323 कोड यूज करना है और उसके साथ आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो कोड क्या है? Y323, ठीक है। तो चले जल्दी से, यदि किसी को सीखना है तो हमारे पेड बैच से जुड़ जाइए और मनोरंजन के साथ पढ़िए और फर्राटेदार अंग्रेजी सीखिए, फिर बोल के मुझे बताना है, फिर हम लोग ऑनलाइन बातें करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग सीवीटी 2023 की तैयारी करोगे, आप 12th क्लास में, तो 101% करोगे। तो आप लोग सीवीटी का कोई भी बैच XYZ कोई बैच पेड बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कोड क्या लगाना है वो ध्यान से सुनना, Y551, ध्यान रखना, Y551 कोड यूज करना है मैक्सिमम। और 12th क्लास के लिए करना है तो आपको कोड यूज करना है Y323, ध्यान रखना है 12th के लिए Y323 और CUT के लिए Y551 यूज करना है, ठीक है। अब आपको पीडीएफ चाहिए YT सेशन की या PYQ चाहिए या आपको सैंपल पेपर चाहिए, XYZ जो भी चाहिए पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो, यहां से मिलेंगे भाई, सब कुछ मिलता है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो यार जल्दी से, इतना कुछ मिलता है, सभी सब्जेक्ट क्लासेस समय पर उपलब्ध हो रही है। अब की बार तो हिंदी में भी 100% नंबर दिलाने की सर गारंटी ले रहे हैं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है, बेझिझक होते हुए। कमेंट अवश्य करना कैसा लगा सेशन, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है तो कर देना भाई, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।